आपको पता है कई बार ना एक तिलिस्म जो है वो हमको घेर लेता है, और वो तिलिस्म और कुछ नहीं, वो डेली रूटीन है। शायद कई बार अपने खुद के गोल से वो अटैचमेंट कि हम भूल जाते हैं कि उस गोल को अचीव करने के अलावा भी लाइफ बहुत कुछ है। लाइफ केवल वो काम नहीं है जो हम करते हैं, वो खेल नहीं है जो एक खिलाड़ी के तौर पर हम खेलते हैं, या वो जॉब भर नहीं है जो हम एक एम्प्लॉय होने के नाते करते हैं। लाइफ के तो कई और भी एस्पेक्ट हैं जिनमें बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी होता है। सोचिए, कई बार वो जो रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने वाले जो नट होते हैं ना, उनसे भी सीखा जा सकता है कि बैलेंस कितना जरूरी है। उन्होंने कड़ी प्रैक्टिस करके रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलना सीखा। हमारी जिंदगी में भी तो बैलेंस बनाकर रखने के लिए कुछ कड़ी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती होंगी ना। बिना कड़ी प्रैक्टिस के कहां से बैलेंस जैसा एलिमेंट लाइफ में आ जाएगा। मगर वो एलिमेंट्स क्या हैं जो हमको बैलेंस बनाने में मदद करते हैं? वो एलिमेंट्स आपको आज की बुक समरी से सुनने और सीखने को मिलेंगे। तो आज की बुक समरी है द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडरशिप एक्सपर्ट और स्पीकर हैं। उनका काम लोगों और ग्रुप्स को अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मोटिवेट करने पर फोकस्ड है। उनके क्लाइंट्स की लिस्ट में नासा, स्टारबक्स और येल यूनिवर्सिटी जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। उनकी बुक्स दुनिया भर में पॉपुलर हैं और अब तक उनकी कई मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। साथ ही उनकी किताबें 90 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट भी की जा चुकी हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप हमेशा अपने आप को बिजी महसूस करते हैं, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एफर्ट कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस समरी से आप अपने असली स्वभाव में वापस लौटना सीखेंगे। इसमें कई छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें बड़ी सीख देती हैं। ये कहानियां आपको दुनिया के रोमांचक सफर पर भी ले जाएंगी, जिससे इस समरी को पढ़ने और सुनने का रोमांच आपका बना रहेगा। तो आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द सीक्रेट लेटर्स ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा। इस समरी को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप काफी हद तक इस बुक के किरदार जॉनथन से रिलेट कर पाएं। जॉनथन ज्यादातर अपने काम में बिजी रहता है। हालांकि उसका दावा है कि वो अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रहा है, पर उसे मुश्किल से अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का समय मिल पाता है। हो सकता है कि आपको भी जॉनथन की तरह फालतू और बेकार की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करने की आदत हो। देखिए, हम ये नहीं कहते कि काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम करना तो बेहद जरूरी है, पर हां, आपकी लाइफ काम के अलावा और भी बहुत कुछ है। इस समरी में आप जॉनथन की वर्ल्ड ट्रिप के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि उसने इस ट्रिप से क्या क्या सीखा। उनके एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सीखने में मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एक्सपीरियंशियल जर्नी की इस चैप्टर से। चैप्टर 1। दिन की अभी शुरुआत ही हुई थी कि जॉनथन समझ गया कि आज का दिन कुछ बुरा जाने वाला है। पहले तो आज उसे उठने में ही काफी देर हो गई थी। जॉनथन लेट उठा था, तो इसका मतलब उसका 6 साल का बेटा एडम भी स्कूल लेट पहुंचेगा। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि एडम वैसे भी लेट ही पहुंचने वाला था। उसने वो सैंडविच भी नहीं खाया जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था। सैंडविच में पीनट बटर था जो कि स्कूल में लाने की इजाजत नहीं थी। जॉनथन ने भारी मन से अपने बेटे को कार से निकलकर स्कूल की तरफ जाते हुए देखा। वो हर हफ्ते अपने बेटे के साथ सिर्फ 2 ही दिन बिता पाता था, और इन 2 दिनों में भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था। दोनों ने मिलकर मजे से पिज्जा खाया, फिर साथ में मिलकर एडम की पसंदीदा मूवी देखी, लेकिन फिर जॉनथन के फोन आने शुरू हो गए। पहले तो उसने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बार बार बजे ही जा रहा था, तो जॉनथन को कॉल रिसीव करना पड़ा। जॉनथन एक के बाद एक कॉल्स रिसीव करता रहा और एडम का मूड खराब होने लगा। उसे लग रहा था कि उसके पिता उसके पास होते हुए भी उससे दूर ही हैं, और जो थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम उन्हें मिलता था उसमें भी जॉनथन के कॉल्स आ जाते थे, और एडम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जॉनथन की पूरी कोशिश रहती थी कि वो एक अच्छा पिता और पति बनकर दिखाए, लेकिन उसका काम इतना हेक्टिक था कि उसे जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था। बेशक उसे लगता था कि ये सब वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, उनके फ्यूचर के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ अनीशा का कहना था कि जॉनथन को उसकी और एडम की जरा भी परवाह नहीं है।
इसलिए वो उन्हें टाइम ही नहीं देता है। इधर जॉनसन का कहना था कि वो इतना बिजी रहता है कि चाहकर भी टाइम नहीं निकाल पाता। उसके और अनीशा के बीच इस बात को लेकर कई बार लड़ाई हो चुकी थी और अब बात इतनी बढ़ गई थी कि अनीशा ने तलाक लेने का फैसला कर लिया था। वो जॉनसन के साथ और रहने को तैयार ही नहीं थी और ना ही उसके और बहाने सुनना चाहती थी। जॉनसन ने अनीशा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और आखिरकार उनका तलाक हो ही गया। जॉनसन की शादी टूट गई। उसकी वाइफ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी और अब उसका बेटा भी उससे दूर जा रहा था। जॉनसन अपने काम में इस कदर डूबा हुआ था कि उसने यह बात कभी नोटिस ही नहीं की। एक रात जॉनसन की मां ने उसे कॉल किया और कहा कि उसका कजन जूलियन उससे मिलना चाहता है, और वो न सिर्फ मिलना चाहता है बल्कि उसे जॉनसन से बेहद जरूरी काम भी है। यह सुनकर जॉनसन और परेशान हो गया। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि जूलियन से जाकर मिले और उसका कोई काम करे। हाँ, यह बात और है कि कई साल पहले वो जूलियन को बहुत पसंद करता था। जूलियन एक लॉयर था और काफी रईस भी, जिसके पास एक लाल रंग की फरारी थी। फिर एक दिन वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर हिमालय की यात्रा पर निकल गया। उसे शांति और सुकून की तलाश थी। वो हिमालय पर जाकर मॉन्क्स यानी कि भिक्षुओं के साथ सादगी भरा जीवन जीने लगा। जॉनसन को लगता था कि जूलियन बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, जो सारा ऐशो आराम छोड़कर पर्वतों पर ऐसी जिंदगी जी रहा है। इसीलिए उस दिन के बाद से उसने जूलियन से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। वो जूलियन जैसे लूजर से संबंध नहीं रखना चाहता था। लेकिन अब जब उसकी मां ने अर्जेंटीना जाने के लिए प्लेन की टिकट खरीद ली थी, तो मजबूरन उसे जूलियन से मिलने जाना पड़ा। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 2। जॉनसन की अपने कजिन से आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब जॉनसन काफी छोटा था। जॉनसन को आज भी जूलियन का वो थका हारा चेहरा याद है। जूलियन हमेशा स्ट्रेस में रहता था। वो एक लंबा चौड़ा और बड़े पेट वाला आदमी था। जॉनसन जानता था कि जूलियन में कुछ बुरी आदतें थी। जूलियन अपने काम में बहुत बिजी रहता था और इस वजह से उसकी शादी भी टूट गई थी। एक दिन उसे कोर्ट में चल रहे केस के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था। जूलियन के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और इस हादसे के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर हिमालय पर चला गया। इतने सालों बाद जॉनसन की मुलाकात जब जूलियन से अर्जेंटीना में हुई तो उसे देखकर जॉनसन हक्का बक्का रह गया। जूलियन की सेहत पहले से काफी अच्छी लग रही थी और उसके चेहरे की झुर्रियां भी गायब हो गई थी। पहले तो वो सिर्फ महंगे टक्सीडो ही पहना करता था और अब एक सिंपल सा लाल चोगा पहने हुए था। सबसे अहम बात जो जॉनसन ने नोटिस की वो ये थी कि उसका कजन जूलियन काफी खुश और शांत नजर आ रहा था। अपनी उम्र से छोटा और चेहरे से एकदम फ्रेश और जवान लग रहा था। दोनों जूलियन के लिविंग रूम में जाकर बैठे। जूलियन ने बताया कि उसे तालिस्मान यानी कि ताबीज वापस हासिल करने के लिए जॉनसन की मदद चाहिए। जूलियन ने तालिस्मान का जिक्र किया तो जॉनसन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। जूलियन ने उसे तालिस्मान और उसकी शक्तियों के बारे में डिटेल से समझाया। तालिस्मान छोटी छोटी मूर्तियां या तावीज होते हैं। हर तालिस्मान के अंदर असीम शक्ति होती है और उसमें अच्छी जिंदगी जीने का राज छुपा हुआ होता है। अगर ये सारे तालिस्मान एक साथ मिल जाएं तो एक इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं। जूलियन की बातें सुनकर जॉनसन को बड़ा अजीब सा लगा। उसे ये सब बेसर पैर की बातें लग रही थी। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि उसे जूलियन की बातों पर शक है, लेकिन जूलियन पूरे विश्वास के साथ तालिस्मान के बारे में बताता रहा। जूलियन ने उसे बताया कि हिमालय पर जो भिक्षु उसे मिले थे उन्होंने ही उसे तालिस्मान का राज बताया था और तालिस्मान उसके हवाले किया था। मगर जूलियन जो पूरी दुनिया घूम रहा था उसे डर था कि कहीं ये सारे तालिस्मान चोरी ना हो जाएं। इसलिए वो अलग अलग लोगों को ये तालिस्मान देना चाहता था जो अलग अलग देश में रहते हैं। अब यहां से जॉनसन का काम शुरू होता है। उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ये तालिस्मान कलेक्ट करके जूलियन के हवाले करने थे। लेकिन जॉनसन के मन में कुछ सवाल थे। ऐसी सिचुएशन में जब शिपिंग सर्विस काम आ सकती है तो फिर भला जूलियन को उसकी हेल्प क्यों चाहिए थी? जूलियन ने उसे बताया कि सिर्फ जॉनसन ही ये काम कर सकता है और जॉनसन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस काम के लिए हां कैसे बोल दिया। मगर फिर भी वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। जूलियन ने उसे कहा कि जब वो एक एक करके तालिस्मान हासिल करे तो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक डायरी में लिखता जाए।
जॉनथन ने मुंह बिचकाते हुए उसे वादा किया कि ठीक है, वो जरूर ऐसा ही करेगा। जॉनथन ने काम से 1 महीने की छुट्टी ली। उसका बॉस बड़ा नाराज हुआ, पर जॉनथन के जोर देने पर वो मान गया। अगले कुछ दिनों तक वो सफर की तैयारियों में बिजी रहा और फिर अपने पहले मिशन पर निकल पड़ा, जो था पहला तालिस्मान हासिल करना। इसके लिए उसे जाना था टर्की। टर्की की यात्रा पर क्या हुआ जानने के लिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3। जॉनसन सुबह इस्तांबुल टर्की पहुंचा। जूलियन ने कहा था कि उसका फ्रेंड जिसके पास एक तालिस्मान है वो उसे रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। अहमद यानी कि जूलियन का फ्रेंड जॉनसन का एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और वो वहां से सीधे अहमद के घर के लिए निकल पड़े। टर्की बड़ा खूबसूरत शहर था। वहां के लोग भी बड़े मिलनसार और दयालु स्वभाव के थे। चारों ओर दिलकश नजारे थे, पर जॉनसन के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सके। वो एक के बाद एक कॉल्स और मैसेज का जवाब देने में बिजी था। उसके लिए सबसे पहले उसका काम था और बाकी चीजें बाद में। अहमद उसे अपने साथ स्पाइस बाजार ले गया, जहां अलग अलग तरह के मार्केट और कई मसालों की दुकानें थीं। चारों तरफ रंग बिरंगे नजारे थे। जॉनसन ने ऐसा नजारा पहले कहीं नहीं देखा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर के लिए तो वो अपने काम को भी भूल गया। उसे अचानक से अपनी एक्स वाइफ की याद आई, जिसे ऐसी ही रंग बिरंगी दुकानें पसंद थीं। जॉनसन को अपने पेरेंट्स भी याद आए, जिन्हें इतना रिच कल्चर बेहद भाता था। जॉनसन उस जगह को देखना और घूमना चाहता था, पर उसके पास टाइम नहीं था। वो काफी स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ यहां आया था। जॉनसन को दूसरे तालिस्मान की तलाश में अगले दिन पेरिस की फ्लाइट पकड़नी थी। वो अहमद के साथ उसके गांव की ओर रवाना हो गए, जहां अहमद का बचपन बीता था। यहीं पर अहमद उसे पहला तालिस्मान देने वाला था। पहला तालिस्मान एक सिक्का था, जिसके साथ पेपर का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा रखा था। पेपर पर ये शब्द लिखे थे, द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी कि सच्चाई की ताकत। जिसका मतलब यह है कि सबसे पावरफुल गिफ्ट जो आप खुद को दे सकते हैं वो है ईमानदारी से जीवन जीना। अच्छी जिंदगी को लेकर सोसाइटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपने सपनों और गोल्स को पूरा करने के लिए जिएं। आप अपने बारे में कितना जानते हैं? आपका गोल यही है कि खुद के बारे में और जानने की कोशिश करें। आपके कौन से सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? वो कौन सी चीज है जो आपको खुश करती है? यह सोचो कि आपका सपना क्या है। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, ना कि वो सपने जो कि आपके पेरेंट्स या सोसाइटी ने आप पर थोप रखे हैं। ईमानदार जीवन जीने के लिए आपको अपने ओरिजिनल पहचान को जानना होगा। चैप्टर 4। जॉनसन ने जब पेरिस की फ्लाइट ली तो रास्ते भर वो अपनी असली पहचान वाली बात के बारे में सोचता रहा। उसे लगा कि इस बारे में डायरी में लिखना आसान होगा। उसने लिखा कि वो एक इंजीनियर, एक पिता और कभी किसी का पति हुआ करता था। मगर उसे लगा कि जो चीज उसने लिखी है वो कुछ ज्यादा ही जनरल है। इंजीनियर, पिता और पति तो कोई भी हो सकता है। तो उसने उन रिश्तों से जुड़ी यादों को लिखना शुरू किया। उसने उन खास पलों के बारे में सोचा जो उसे उन रिश्तों पर गर्व करने का एहसास दे सकते थे। ये यादें सिर्फ जॉनसन की थी, उसकी अपनी बेहद पर्सनल, इसीलिए यह ऑथेंटिक था। जब वो पेरिस पहुंचा तो शाम हो चली थी। वो अपने होटल पहुंचा तो वहां उसके लिए एक लेटर आया हुआ था। लेटर में लिखा था कि जिस आदमी के पास दूसरा तालिस्मान है वो अगले दिन जॉनसन से मिलेगा। जॉनसन का मूड पहले से ही खराब था, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो बुरी तरह से थका हुआ था। ऊपर से मुसीबत यह थी कि होटल का कमरा 11th यानी कि 11वें फ्लोर पर था। जॉनसन को बंद जगहों से घुटन होती थी और जिस वजह से उसे लिफ्ट में जाने से डर लगता था, इसलिए तो वो कभी लिफ्ट यूज नहीं करता था। रूम चेंज करने के लिए उसने जब होटल स्टाफ से बात की तो उसकी रिसेप्शनिस्ट से अच्छी खासी बहस हो गई। वो थक के चूर हो चुका था और उसका मूड भी काफी उखड़ा हुआ था। मगर फिर उसे लगा कि वो रोज रोज तो पेरिस आएगा नहीं, तो क्यों ना शहर का चक्कर लगाया जाए, और इस ख्याल से ही उसका मूड फ्रेश हो गया। सुबह जॉनसन पेरिस घूमने निकल पड़ा। उसने कुछ ईमेल और मैसेजेस का जवाब दिया, लेकिन सिर्फ उनका जो बेहद इंपॉर्टेंट थे। वो पूरा दिन फोन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जॉनसन ने पेरिस के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन देखे। उसके जैसे इंसान के लिए यह बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि खुद के लिए वो कभी टाइम ही नहीं निकाल पाता था। मगर अब उसे ये सब करना बड़ा अच्छा लग रहा था।
वो पूरी तरह से इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहता था। उसके पास अब फुर्सत ही फुर्सत थी, इसलिए उसने पहले तालिस्मान को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसके लिए ऑथेंटिसिटी का मतलब था शांति और सुकून से भरी एक सेटिस्फाइड लाइफ, जो उसका कजन जूलियन जी रहा था, पर वो नहीं। जिस आदमी के पास दूसरा तालिस्मान था वो कब्र के तहखाने में काम करता था। वो बिजी था, तो इसलिए उसने जॉनसन को शाम के वक्त अपने काम करने की जगह पर आने के लिए कहा। पुराने जमाने में पेरिस के लोग मुर्दों को जमीन के अंदर दफनाया करते थे। जॉनसन को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे तो बंद जगहों के नाम से ही डर लगता था। वो तो लिफ्ट तक यूज करने में डरता था, फिर जमीन के अंदर जाना तो बड़ी खतरनाक बात थी। उसने जब वहां कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, उसके लिए सांस लेना भारी हो गया और उसकी हथेलियां पसीने में तरबतर हो गई थी। उसे लगा जैसे कि उसका दम घुट जाएगा, पर तभी उसने ऑन्टवान को देखा, जिसके पास दूसरा तालिस्मान था। वो वहां एक सेक्शन में काम कर रहा था। उसने जॉनसन को किसी दूसरी लोकेशन पर न मिल पाने के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो सिर्फ रात के वक्त ही काम करता था। ऑन्टवान को उसे देखकर दया आ गई। उसने जॉनसन को बैठने के लिए एक चेयर दी और उसने जॉनसन की इस बात के लिए तारीफ भी की कि अपने डर के बावजूद वो उससे मिलने अंडरग्राउंड आया। ऑन्टवान ने कहा कि जो चीज हमें डराती है उसका सामना करने से हमारा डर खत्म हो जाता है। जॉनसन को उसकी बातें सुनकर हिम्मत मिली। ऑन्टवान एक बिजी आदमी था। उसने बिना देर किए जॉनसन को एक पाउच थमाया। जॉनसन ने सोचा शुक्र है कि उसे ज्यादा देर नहीं लगी। उसने ऑन्टवान का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से वो वहां से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला उसने ताजी हवा में जी भरकर सांस ली। जो टेंशन और डर कुछ देर पहले उसे महसूस हो रहा था जैसे अब गायब हो गया था। वो आराम से एक जगह बैठ गया और पाउच का सामान बाहर निकाला। अंदर से एक छोटा सा मेटल का स्कल यानी कि खोपड़ी और उससे लिपटा पेपर का एक टुकड़ा निकला। दूसरा तालिस्मान था अपने डर को दूर करना, या यूं कहे कि अपने डर को गले लगाना। कंफर्ट जोन सेफ और जाना पहचाना है, लेकिन यही आपको कमजोर भी बना देता है। रिस्क लेना आपको स्ट्रांग बनाता है। डर आपको ग्रो करने और सीखने का मौका देता है। आप जितना अपने डर पर काबू पाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बनेंगे। जितना आप निडर बनेंगे उतना ही अपने सपनों को जीने के करीब होते जाएंगे। चैप्टर 5। जॉनसन की अगली मंजिल थी जापान। हालांकि वो एक नए देश और कॉन्टिनेंट जा रहा था, वो थोड़ा सुस्त और उदास था। एक तो फ्लाइट काफी लंबे होने वाली थी, ऊपर से मुसीबत यह कि एक के बाद एक तालिस्मान भारी होते जा रहे थे। जॉनसन ने डिसाइड किया कि वो उन्हें एक पाउच में डालकर गले में पहन लेगा। वो हैरान था कि कोई चीज जो देखने में इतनी हल्की लग रही है उसका वजन इतना भारी कैसे हो सकता है। यह सफर उसके लिए काफी थकाने वाला रहा। फ्लाइट जरा भी कंफर्टेबल नहीं थी। उसे अब जूलियन पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे किस चक्कर में फंसा दिया है। क्या इस काम के लिए जॉनसन ही रह गया था? वो किसी और को भी तो ये काम दे सकता था ना। क्या मेरे पास ही फालतू टाइम था? जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला कि उसका लगेज गायब है। उसे एयरपोर्ट के एम्प्लॉयज पर बेहद गुस्सा आया। वो चिल्ला रहा था। उसका मूड बद से बदतर हो गया था। किस्मत से जिस वक्त जॉनसन की एयरपोर्ट स्टाफ के साथ जोरदार बहस हो रही थी, उस वक्त वो शख्स आया जिसके पास तीसरा तालिस्मान था। आयामे ने एयरपोर्ट के स्टाफ को जॉनसन के लगेज के गायब होने की बात समझाने में मदद की। एयरपोर्ट के स्टाफ ने बताया कि जॉनसन का लगेज कुछ ही देर में पहुंच जाएगा और उसके हवाले कर दिया जाएगा। यह सुनकर जॉनसन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था। एयरपोर्ट से निकलकर दोनों आयामे के फैमिली होटल के लिए निकल पड़े। रास्ते भर जॉनसन शिकायत करता रहा। आयामे ने उसे टोका नहीं, बल्कि चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसने बड़ी शांति के साथ उसे जापानीज तहजीब के बारे में बताया। दोनों अब आयामे के फैमिली होटल के करीब पहुंचने ही वाले थे। जापानीज कल्चर में रिस्पेक्ट को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इसलिए आयामे उसे कुछ तौर तरीके सिखाना चाहती थी। उसने उसे डिनर खाने का प्रॉपर तरीका और भी कई रीति रिवाजों के बारे में भी बताया। फ्रेश होने के बाद जॉनसन ने कुछ देर आराम किया। वो और आयामे परंपराओं के बारे में बात करने लगे। जॉनसन के लिए यह सब बड़ा अजीब था, क्योंकि अलग अलग लोगों का कल्चर यानी कि संस्कृति भी अलग अलग ही होती है। जो चीज किसी एक कल्चर या देश में गलत मानी जाती है, हो सकता है कि वही चीज दूसरे कल्चर में नॉर्मल मानी जाती हो।
आयामे उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत थी, लेकिन अगर आपको दूसरे कल्चर के एटिकेट यानी कि तहजीब के बारे में पता होगा तो आपके लिए उनके साथ बातचीत करना आसान हो जाएगा। हमारे एक्शन या जिस तरह हम व्यवहार करते हैं वो हमारी सोच और बिलीफ सिस्टम का आईना होता है। आयामे की बात सुनकर जॉनथन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि पूरे सफर के दौरान उसका बर्ताव अच्छा नहीं रहा था। उसने आयामे से अपने बर्ताव और खराब मूड के लिए माफी मांगी। आयामे ने कहा कि वो समझ सकती है कि वो क्या महसूस कर रहा था। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का सफर करना आसान नहीं है। जॉनथन वाकई काफी लंबा सफर तय करके आया था और इसके बाद उसे दूर तक और भी सफर करना था। खैर, इसके बाद आयामे वहां से चली गई और जॉनथन को वो तालिस्मान दे गई। पाउच के अंदर गोल्डन क्रेन यानी कि सारस पक्षी की एक छोटी सी मूर्ति और एक पेपर था। तीसरा तालिस्मान था दया और नेकी के साथ जीवन जीना। आपके द्वारा किया गया कोई भी काम यह दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आप खुद का भी अपमान कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आप खुद के साथ भी बुरा कर रहे होते हैं। आपको दूसरों के साथ और भी ज्यादा दया और करुणा का व्यवहार रखना सीखना होगा। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो आप अपने प्रति भी दयालु हो जाते हैं, और यही एक तरीका है जिससे ये दुनिया बेहतर बन सकती है। जॉनथन को एहसास हो गया था कि अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर उतारने से कोई फायदा नहीं होता और ना ही इससे हम बेहतर फील करते हैं, बल्कि जॉनथन को अच्छा तब फील हुआ जब आयामे उसके साथ बड़े ही प्यार और सब्र के साथ पेश आई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 6। जॉनथन की अगली मंजिल थी मैक्सिको, जहां उसे चावा से मिलने जाना था, जिसके पास चौथा तिलिस्मान था। वैसे आयामे के साथ रहकर जॉनथन को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ था। आयामे बहुत सोच समझकर बोलती थी या कोई काम करती थी, जिस वजह से जॉनथन को बहुत अच्छा लगा था। सफर के दौरान जॉनथन का मन काफी शांत रहा। उसे बार बार आयामे का ख्याल आ रहा था। इसके साथ ही तीसरे तालिस्मान ने काइंडनेस को लेकर जो कुछ बताया था वही बातें उसके मन में घूम रही थी। जब वो मैक्सिको पहुंचा तो वहां पर एकदम शांत अनुभव कर रहा था। हाँ, इतना जरूर था कि लंबी फ्लाइट की वजह से जॉनथन को काफी थकान हो रही थी। मैक्सिको में काफी गर्मी और ह्यूमिडिटी यानी कि उमस थी, मगर लाइफ में पहली बार जॉनथन पर इन चीजों का असर नहीं हुआ था। वो चावा से मिलने के लिए एक्साइटेड था। आयामे से मिलने से पहले जॉनथन जल्द से जल्द उस तालिस्मान तक पहुंचना चाहता था, मगर अब जॉनथन देखना चाहता था कि वो क्या गेस कर सकता है कि अगले तालिस्मान के नोट में क्या लिखा होगा। वैसे उसने पहले मिलने वाले लोगों से बहुत कुछ सीख लिया था, पर अभी उसके अंदर और जानने की इच्छा थी। चावा एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ जॉनथन से हाथ मिलाया। चावा ने उस साइट की हिस्ट्री बताई जिस पर वो काम कर रहा था। चावा बड़े जोश से उसे सारी डिटेल देता रहा। जॉनथन को एहसास हुआ कि जिस तरह से चावा ये सब बता रहा था उससे तो यही साबित होता था कि ये काम उसके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि उसका पैशन है। यानी कि वो सिर्फ पैसों के लिए जॉब नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट बनकर काफी खुश था। जॉनथन को पता चला कि इस काम में बहुत समय लगता है। सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सारा दिन खुदाई करने के बाद भी कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को खास कामयाबी नहीं मिल पाती थी। कभी कभी तो पूरा दिन खुदाई करने के बाद भी चावा के हाथ कुछ नहीं लगता था। खुदाई का काम थकाने वाला था, लेकिन चावा ने जॉनथन से कहा कि प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस है, चाहे छोटी हो या बड़ी। जमीन के अंदर से बेशकीमती चीजें ढूंढने में थोड़ा टाइम और पेशेंस तो लगता है, और कई घंटों की मेहनत के बाद जब कोई खजाना हाथ लगता है तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। वो लोग पूरे दिन चावा के काम का साइट एक्सप्लोर करते रहे। जॉनथन उस वक्त बड़ा हैरान हुआ जब उसे पता चला कि उस खास लोकेशन से कई चीजें मिली हैं। अब यह क्लियर हो गया था कि चावा अपने काम को लेकर इतना गर्व क्यों महसूस करता था। जब शाम ढली तो चावा ने अपना बैकपैक खोला। उसने जॉनथन को एक पाउच दिया जिसमें चौथा तालिस्मान था। उस पाउच के अंदर उसे एक छोटा सा पिरामिड और एक पेपर मिला। चौथा तालिस्मान था हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना। लोग तुरंत सक्सेस पाना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिजल्ट और रिवॉर्ड चाहिए, मगर यह अप्रोच गलत है। आपको डेली एफर्ट्स करने होंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि छोटे टास्क बड़े रिजल्ट देते हैं।
और सयाने लोग ये बात जानते थे। हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 7। जॉनथन किसी एक जगह 2 दिन से ज्यादा रुकता नहीं था। वो जूलियन के दिए हुए टूर के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा था। शुरू में जॉनथन को यह सोचकर बड़ी तसल्ली हुई कि ट्रिप शॉर्ट ड्यूरेशन की है, यानी जितनी जल्दी यह ट्रिप खत्म होगी उतनी जल्दी वो वापस अपने काम पर लौट पाएगा। मगर अब उसका नजरिया चेंज हो गया था। जॉनथन उन लोगों के साथ कुछ और समय बिताना चाहता था। वो उन्हें और करीब से जानना और समझना चाहता था। उनमें से हर एक जूलियन का दोस्त बन चुका था। अचानक जॉनथन को लगने लगा कि उसे अपने कजन को और करीब से जानना चाहिए। बार्सिलोना लौटते वक्त भी जॉनथन के मन में यही सब चल रहा था। एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने लुइस आया था। वो एक नौजवान लड़का था और गुजारे के लिए टैक्सी चलाता था। वो उसी गर्मजोशी के साथ जॉनथन से मिला जैसे कि बाकी के लोग मिले थे। वो जॉनथन को लेकर होटल पहुंचा ताकि जॉनथन फ्रेश हो सके। बाद में दोनों ने साथ में एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर किया। जब वो लोग अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे तो उस वक्त लुइस ने उसे तालिस्मान दिया। लुइस को डर था कि कहीं वो ये तालिस्मान खो न दे, इसलिए वो इसे जल्द से जल्द जॉनथन को देना चाहता था। जॉनथन को पाउच के अंदर एक छोटा सा पेंट ब्रश और एक पेपर का टुकड़ा मिला। 5वां तालिस्मान था, अपने काम बेस्ट तरीके से करो। अपने काम को बेस्ट तरीके से करना आपको बेस्ट लाइफ देगा। हर छोटा बड़ा काम जो आप करते हैं उसकी अपनी वैल्यू होती है। आपका काम और जो एफर्ट आप लगाते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। हमें पिकासो से काम करने का तरीका सीखना चाहिए, जो पूरे पैशन और डिवोशन के साथ अपने काम को अंजाम देते थे। पिकासो ने न सिर्फ कमाल की पेंटिंग्स बनाई थी बल्कि आर्ट के प्रति उनके समर्पण को देखकर लाखों लोग उनसे इंस्पायर भी हुए। उन्होंने भी पिकासो की तरह वही चूज किया जो उन्हें करना पसंद था। तभी तो वो अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर पाए। आपकी बेस्ट लाइफ शायद लोगों की नजर में या उनके हिसाब से बेस्ट ना हो। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है लुइस। उसके पिता चाहते थे कि वो कोई अच्छी जॉब करे और खूब पैसे कमाए, जैसे कोई बिजनेसमैन या डॉक्टर कमाता है। लुइस को यह बात माननी पड़ी क्योंकि उस पर अपने पिता का प्रेशर था। लुइस बहुत मेहनती था। कुछ साल पहले उसने उसी होटल में जॉब के लिए अप्लाई किया था जहां जॉनथन ठहरा हुआ था। उसे जॉब भी मिली और जल्दी उसका प्रमोशन भी हो गया था। मगर लुइस अब भी खुश नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी में कुछ कमी है। उस काम के कारण उसे जरा भी वक्त नहीं मिलता था। अपने काम के चलते उसे अब घूमने या आउटडोर एक्टिविटीज तक के लिए टाइम नहीं मिलता था। इसलिए एक दिन तंग आकर उसने जॉब छोड़ दी। वो हमेशा से टैक्सी चलाना चाहता था ताकि वो नए नए लोगों से मिल सके और उन्हें बता सके कि बार्सिलोना कितना खूबसूरत और दिलचस्प शहर है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वो इस शहर से प्यार करता था और इस प्यार को वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता था। देखा जाए तो दुनिया की नजर में वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन लुइस से पूछें तो ये उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम था, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। और इस बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर के बाद वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, सुना और समझा, उन की लर्निंग्स को हम फिर से एक बार दोहराएंगे। तो इस समरी में सबसे पहले आपकी जान पहचान जॉनथन से हुई। आपने उसकी कहानी के बारे में जाना। वो बेहद बिजी आदमी था और मुश्किल से अपने घर वालों के लिए टाइम निकाल पाता था। उसे अपने काम के अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। उसे कहा गया था कि वो अपने कजिन जूलियन से मिलने जाए क्योंकि जूलियन उससे किसी जरूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता था। दूसरी चीज आपने सीखी कि जूलियन भी कुछ साल पहले तक जॉनथन जैसा ही था, यानी उस पर भी पैसे कमाने की धुन सवार थी और अपने काम के आगे उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। मगर बाद में जूलियन सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सीधी सादी जिंदगी जीने लगा। जूलियन ने जॉनथन को एक काम का जिम्मा सौंपा कि वो दुनिया के अलग अलग शहरों से तालिस्मान को कलेक्ट करे। पहला तालिस्मान ऑथेंटिसिटी की पावर पर जोर देता है। अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट करना आपको पावरफुल बनाता है। इसीलिए खुद को गहराई से जानने की कोशिश करो। पता करो कि आपके कौन से सपने और गोल्स हैं जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हो। दूसरा तालिस्मान है अपने डर को एक्सेप्ट करना। डर आपको ग्रो करने से रोकता है, लेकिन आपको रिस्क लेने होंगे ताकि आप एक इंसान के तौर पर ग्रो कर सके। वो जीवन जिसमें डर और डाउट भरा हो कि क्या होगा अगर
तो ऐसी तो लाइफ अच्छी नहीं है। ऐसी लाइफ से आप हमेशा ही अधूरा महसूस करेंगे। तीसरा तालिस्मान है दया और करुणा के साथ जीवन जीना, यानी सबके प्रति दया और प्यार का भाव रखना। आज दुनिया में चारों तरफ नफरत ही नफरत है, तो आप इस नफरत को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एक दयालु इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या आपके अपने चरित्र का आईना होता है। चौथा तालिस्मान है अपने डेली के छोटे छोटे प्रोग्रेस को इंपॉर्टेंस देना। आपके द्वारा डेली किए जाने वाले छोटे छोटे एफर्ट्स आपको बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। पांचवा तालिस्मान है अपना हर काम बेस्ट तरीके से करना, जो आपको बेस्ट लाइफ जीने की ओर ले जाता है। बेस्ट लाइफ का मतलब है वो करना जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता हो। लोग क्या सोचेंगे ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि आप क्या फील करते हैं। ये सारे तालिस्मान एक गाइड की तरह आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये तब तक जादू नहीं कर पाएंगे जब तक आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। इसलिए इन्हें रोज फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि ये तालिस्मान आपके जीवन को कैसे बदलते हैं। और इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। वैसे तो ये सारे के सारे तालिस्मान एक झूठे जीवन के तिलिस्म को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी हैं, मगर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट तालिस्मान है, यानी कि वो चैप्टर जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। पेंट ब्रश, सारस, वो खोपड़ी या वो सिक्का, या जो भी आपको अच्छा लगा हो। ये तो आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और याद रखिए कि मालूम होना ही काफी नहीं होता। जब तक इंप्लीमेंटेशन ना हो तब तक बदलाव नहीं होता। तो आप इस लर्निंग को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, ये उम्मीद करते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, ये वादा करते हुए कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।